अब बात कर्नाटक की करेंगे। आज ये तय हो गया है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होंगे। वो परसों यानी कि 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन 20 मई को ये तय होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कौन कांग्रेस के साथ लड़ेगा, कौन मोदी के खिलाफ लड़ेगा और कौन फिलहाल वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर इन्विटेशन भेजे हैं। जिनके साथ गठबंधन हो सकता है उन्हें बुलाया गया है, लेकिन जिन गैर बीजेपी नेताओं के साथ उसकी फाइट होगी उन्हें न्योता नहीं भेजा गया। अब 20 मई को यह तय होगा कि कौन शपथ ग्रहण में आकर राहुल गांधी से हाथ मिलाता है, कौन मोदी से दुश्मनी मोल लेता है। 20 मई का शपथ ग्रहण 2024 में देश की सियासत की दशा और दिशा के संकेत देगा। 23 मई 2018 कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण, 20 मई 2023 सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण, 23 मई 2018 थर्ड फ्रंट का शक्ति प्रदर्शन, 20 मई 2023 थर्ड फ्रंट का दी एंड। जगह भी वही होगी, मौका भी शपथ ग्रहण का होगा, लेकिन इस बार कांग्रेस और थर्ड फ्रंट के नेताओं के तेवर बदले होंगे। तब कांग्रेस कमजोर हो रही थी और गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी नेता थर्ड फ्रंट की सरकार का सपना देख रहे थे। लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद नेशनल लेवल पर कांग्रेस अब ड्राइविंग सीट पर देख रही है। जो नेता थर्ड फ्रंट बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे वो अब कांग्रेस को बिग ब्रदर मानने को तैयार दिख रहे हैं। और इसकी पहली झलक परसों यानी 20 मई को कर्नाटक में सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण में दिखेगी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा जिन नेताओं को न्योता दिया गया है उससे अंदाजा लग रहा है कि 2024 के लिए नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या होगा। कांग्रेस की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को बुलाया गया है। इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी के चीफ महबूबा मुफ्ती उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव को भी सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन शपथ ग्रहण के न्योते से कुछ ऐसे नेताओं को आउट रखा गया है जिनका नाम चौंकाता है और जिससे पता चलता है कि गैर बीजेपी नेताओं में कांग्रेस किसे अपना विरोधी मानती है और किससे वो चुनावी दूरी बनाएगी। इन नेताओं में पहला नाम है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, दूसरा नाम है केरल के चीफ मिनिस्टर पी. विजयन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी शपथ ग्रहण से दूर रखा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है मायावती का। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण में मायावती को नहीं बुलाया है। मायावती को नहीं बुलाना इसलिए चौंकाता है क्योंकि 2018 में जब कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी तो उसमें न सिर्फ मायावती को बुलाया गया था बल्कि सोनिया गांधी सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ बातें करती हुई दिख रही थी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस अब यूपी में अपना भविष्य अखिलेश यादव के साथ देख रही हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही अखिलेश यादव कुछ महीने पहले तक गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी थर्ड फ्रंट बनाने की बात करते थे। दावे किए जा रहे थे कि अगर दिल्ली से मोदी सरकार को उखाड़ना है तो थर्ड फ्रंट ही एकमात्र विकल्प है। यह महज 2 महीने पहले की बात है। कभी केसीआर विपक्ष के नेताओं से मिलते तो कभी ममता बनर्जी भुवनेश्वर पहुंच जाती नवीन पटनायक से मिलने। अखिलेश यादव भी थर्ड फ्रंट को मजबूत करने में जुटे थे। ममता बनर्जी ही इस मुहिम में सबसे ज्यादा एक्टिव थीं। कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाए रखने की बात कर रही थीं। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद थर्ड फ्रंट के दी एंड का संदेश ममता बनर्जी की तरफ से आया है। ममता ने ही कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब वो कह रही हैं कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़े और जहां रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हैं वहां उन्हीं को बीजेपी का मुकाबला करने दिया जाए। Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. So at this situation, I think
whoever is strong in some places in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. थर्ड फ्रंट के रुख में ये बदलाव आया है 6 महीने के भीतर। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने पहले हिमाचल प्रदेश जीता और अब कर्नाटक में कांग्रेस ने वापसी की है, और वो भी जबरदस्त बहुमत के साथ। ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस की मजबूती वाले राज्यों में कांग्रेस को फ्री हैंड देने की बात कही तो कांग्रेस की तरफ से भी दोस्ती का संदेश भेजा गया। कांग्रेस ने जिन नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है उनमें से ममता बनर्जी और केसीआर तो ऐसे हैं जो कुछ महीने पहले तक थर्ड फ्रंट बनाने की बातें करते थे, लेकिन अब ममता को भी समझ आ गया है कि अगर मोदी का मुकाबला करना है तो एकजुट होना होगा। ममता बनर्जी ने अगर थर्ड फ्रंट को लेकर अपने पैर वापस खींचे हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि उनकी मुहिम को खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने तो साफ कह दिया है कि थर्ड फ्रंट बनने की कोई संभावना नहीं है, और अगर कोई थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करता भी है तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये बात तो तय दिख रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही थर्ड फ्रंट की मुहिम दम तोड़ चुकी है। आम चुनाव में सभी पार्टियों को एक ना एक मोर्चा चुनना होगा। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाला एनडीए या फिर राहुल गांधी की अगुवाई वाला यूपीए। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर ही खेलने का मन बना चुकी है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के नेता और कांग्रेस का इकोसिस्टम ये नैरेटिव आगे बढ़ाने में लगे हैं कि बीजेपी को नेशनल लेवल पर सिर्फ वही टक्कर दे सकती है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अब 6-7 बड़े राज्यों में ही सरकार है। इन राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य और गोवा है। इसी डेटा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस का दावा है कि इस वक्त देश का 57% लैंड एरिया और 56% पॉपुलेशन गैर बीजेपी सरकारों के पास है। बीजेपी के पास 43% लैंड एरिया और 44% पॉपुलेशन है। कांग्रेस इस साल बीजेपी से मध्य प्रदेश छीनने की तैयारी कर रही है, लेकिन मोदी भी सियासत के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 2 बार अकेले दम पर बहुमत दिलाने वाले मोदी भी विपक्ष को उन्हीं के घर में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी की यही खासियत है, जीत मिले या हार रुकते नहीं। एक टास्क खत्म होते ही दूसरे टास्क में जुट जाते हैं। आज मोदी ने पुरी और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए मोदी ने विकास की बात भी की और अध्यात्म की भी। आज मोदी की स्पीच को सुनकर यही लगा कि अब आगामी चुनावों में बीजेपी की रणनीति यही होने जा रही है। सिर्फ हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व के साथ साथ विकास की भी बात होगी। अब कोलकाता से दर्शन के लिए पुरी जाना हो या पुरी से किसी काम के लिए कोलकाता जाना हो, ये यात्रा केवल 6.5 घंटे की रह जाएगी। इससे समय भी बचेगा, व्यापार और कारोबार भी बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार होंगे। ये वंदे भारत बंगाल और ओडिशा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें और मजबूत करेगी। मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर इतना जोर क्यों दे रहे थे, ये भी समझ लीजिए। बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, जबकि ओडिशा में 21 लोकसभा सीट है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 जबकि ओडिशा में 8 सीट जीती, लेकिन बीजेपी अगले साल होने वाले चुनाव में इन दोनों राज्यों में अपनी सीट बढ़ाना चाहती है, जिससे अगर हिंदी हार्टलैंड या बिहार में कुछ नुकसान हो तो उसकी भरपाई की जा सके।
यही वजह है कि मोदी आज बार बार एस्पायरिंग इंडिया और युवाओं की बात करते रहे। मोदी इन राज्यों के नौजवानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रोजगार विकास से ही होगा और विकास बीजेपी को जिताने से ही होगा। आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। अब बंगाल और ओडिशा में वंदे भारत की ये गति और प्रगति दस्तक देने जा रही है। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। कर्नाटक में जीत से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। थर्ड फ्रंट की मुहिम कमजोर होने से भी कांग्रेस को ताकत मिल रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी उसका ओरिजिनल वोट बैंक कंसोलिडेट होगा। जाहिर है 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव रोमांचक होने जा रहा है। मोदी तो खुद को 2 बार साबित कर चुके हैं, अब बारी राहुल गांधी की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।